नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। इस बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी बजट से काफी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। पिछले साल जीएसटी छूट से लेकर 100% एफडीआई तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्ट की तरह रहा। लेकिन क्या बजट में इस बार मेडिकल इन्फ्लेशन से राहत, अलग टैक्स प्रावधान की मांग, इन सबको वित्त मंत्री मान लेंगी? क्या बजट में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बूस्ट देने वाली भी घोषणाएं हो सकती हैं? और क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री और आम लोगों की, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, उनकी इस बार बजट से विश? ये सब जानेंगे हम आज के हमारे इस स्पेशल बजट स्पेशल शो में। इस शो में हमारे साथ हैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ तरुण चुग, और उसके अलावा हमारे साथ हैं फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी डीएफएस जीओआई सौरभ मिश्रा और नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के डायरेक्टर फॉर्मर एमडी एलआईसी बीसी पटनायक। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर सर। और क्योंकि जब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीदें आम लोगों को होती है, हालांकि इंडस्ट्री को भी होती है, लेकिन आम लोगों को ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। उस लिहाज से बीसी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। पटनायक सर, ये आपका बहुत सालों का अनुभव रहा होगा कि जब बजट की तैयारी होती है तो उस दौरान हर चीज़ का ध्यान तो रखा जाता है। क्या आम लोगों के उस विश का भी ध्यान रखा जाएगा जो इंश्योरेंस से थोड़ा आस लगा कर बैठे हुए हैं? थैंक यू मैडम इस शो में निमंत्रण देने के लिए। और आप देखे होंगे कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस और कोई भी इंश्योरेंस ऐसा होता है कि सरकार के तरफ से जब भी प्रोत्साहन मिला है तो इसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और पिछले बार भी देखे होंगे जैसे जीएसटी में थोड़ा सा जैसे राहत मिला, और सारे इंश्योरेंस कंपनी का एक बिजनेस एक जिस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिकॉज हमारा देश जो है आज भी 80 करोड़ लोग जो है वो थोड़ा डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़े हैं, और वो भी इंश्योरेंस जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में सोचने लग रहे हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा कभी सुविधा हो जाता है, जैसे जीएसटी की राहत हो, कभी जैसे पहले इनकम टैक्स में थोड़ा राहत हो मिडिल क्लास के लिए, तो उसमें इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा हम डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो उम्मीद तो हर समय रहेगा, और सरकार भी हर समय देशवासियों को हित के लिए आगे बढ़ता है। तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी तरह कुछ बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स और भी हमारे सामने आएगा। जी बिल्कुल, और इसी उम्मीद में पूरा देश भी है। तरुण सर, आपके पास मैं आती हूँ। टैक्स के लिहाज से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये बड़े दिनों से मांग हो रही है कि एक अलग टैक्स ट्रीटमेंट इंश्योरेंस को दिया जाए। आप इसको कितना ज़रूरी मानते हैं? देखिए, इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए एक होलिस्टिक एफर्ट लगता है। टैक्स एक काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है, और जीएसटी का आपने देखा है कि ये ऑलरेडी जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है, इससे एटलीस्ट टर्म पॉलिसीज को बहुत बेनिफिट मिला है। अब हाँ, ये है कि अगर टैक्स कम होता है इंश्योरेंस पे तो इसके फायदे और काफ़ी होंगे। और अभी देखना है कि सरकार एक इतना बड़ा चेंज के बाद, एक जीएसटी की इतनी बड़ी चेंज के बाद एक और चेंज ला सकेगी क्या, और वो हमें क्या और टैक्स ब्रेक दे पाएंगे। एक अलग से टैक्स सेगमेंट, टैक्स ब्रेक मिलना ऑफ कोर्स हेल्प करता है। अगर आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टैक्स ब्रेक्स हैं, और इनके तहत काफ़ी फ़ायदा लोगों को होता है। और लाइफ इंश्योरेंस खासकर हम देखते हैं काफ़ी लोग फिर उत्साहित होकर बेनिफिट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर सेपरेट टैक्स ट्रीटमेंट हो पाए तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, और इसकी हम देखते हैं कि कितनी उम्मीद जो हम कर रहे हैं वो कितना इसको हम आगे देखेंगे बजट में कि किस तरीके से ये रहता है। अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैंने शो के शुरुआत में उनका जिक्र किया था, जल्दी ही उनसे भी हम जुड़ेंगे, सौरभ मिश्रा जी से। लेकिन उससे पहले सर, मैं आपके पास आती हूँ। बात इंश्योरेंस की बहुत होती है, और इंश्योरेंस की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि खास करके जब आप स्पेशली पेनिट्रेशन की अगर आप बात करें तो हम देखते हैं आयुष्मान भारत का उसमें एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है। एक बहुत अच्छा हम कह सकते पहल भी है। आपको ऐसा लगता है कि अभी इसको और भी ज़्यादा बूस्ट देने की ज़रूरत है, पटनायक सर?
देखिए आयुष्मान भारत देखिए पूरा अगर वर्ल्ड में देखेंगे इस तरह का सिस्टम, इतना सुविधाजनक सिस्टम कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि हम इतने 10 से 12 करोड़ जो परिवार है और 50-60 करोड़ जो हमारा जनता है, देशवासी है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, बाकी 5 लाख जो लिमिट्स है काफी हद में सही है, और इवन 70 साल के ऊपर सारे जो हमारा सिटीजन्स है, जो भी मैंने एबव पॉवर्टी लाइन भी है और अच्छे वर्ग के भी है, उन सबको भी ये सुविधा है। ये अपने आप में एक काफी सराहनीय है। मेडिकल इन्फ्लेशन थोड़ा है, बट आज के दिन में अगर एवरेज क्लेम जितना देखेंगे तो वो 5 लाख के अंदर आ जाता है। बट उसका जब भी रिव्यू होगा तो सारे सिस्टम को देख करके होगा। बट अभी का समय के लिए मैं यहाँ पर पटनायक साहब आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगी, जो बहुत सारे लोगों की मैंने दिक्कतें सुनी है, मुझे लगता है तरुण चुग सर आप भी इस बात से मेरे सहमत होंगे। आयुष्मान भारत के तहत नो डाउट बेनिफिट्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिक्लाइन कर देते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास नहीं है अवेलेबल इसको लेकर किसी भी तरीके की स्कीम्स, और ये हुआ है। और ये मैं आपको अगर वैसे बताऊं तो मैं भी रोजमर्रा के जीवन में लोगों से मिलती हूँ जिन्होंने मुझे ये बताया है। मेरा खाली इतना कहना है कि हॉस्पिटल्स बहुत हॉस्पिटल्स जुड़े हैं आयुष्मान भारत में, और एक हॉस्पिटल मना कर सकते हैं बट दूसरा हॉस्पिटल तुरंत उसको लेने के लिए तैयार है। हाँ, बहुत रेयर केसेस ऐसा होगा कि बहुत सीरियस पेशेंट है और एक हॉस्पिटल में वो चले गए और वो ट्रीटमेंट नहीं किए, तो वो रेट्स में नहीं कर पाए, ऐसा बोले तो इसका जो केसेस है, ठीक है, नंबर्स कभी कभी कुछ ऐसा संख्या में ज्यादा होगा, बट अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही कम है। बट मेरा खाली आग्रह है कि ये सारे जो भी पेशेंट्स है उनका रिलेशंस है, ऐसा बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अपना एक सेपरेट व्यवस्था की है कि आयुष्मान भारत के साथ जुड़े रहने के लिए, तो वहाँ जरूर उनको उनका स्वास्थ्य का सेवा मिल जाएगा। ओके इसीलिए ये बार बार भी कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कोई भी हॉस्पिटल जो है वो कम से कम इसके लिए मना ना करे। सौरभ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बार बजट 2026 में क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की विश वित्त मंत्री से? जी नमस्कार और धन्यवाद इस सवाल के लिए। मुझे लगता है अगर इसे हम लीनियरिटी से देखें कि एक तरफ जीएसटी में छूट मिली और दूसरी तरफ इंश्योरेंस बिल आज पास होने के बाद, तो इसका मतलब एक प्रोटेक्शन पर नज़र है सरकार की, और उसके चलते अगर उस प्रोटेक्शन को बढ़ाना है, हम जानते हैं हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कम है, और अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो प्रोटेक्शन गैप भी 80% से ऊपर है। तो टर्म इंश्योरेंस जो आपका प्योर रिस्क कवर को प्रोटेक्ट करता है, उस पर मुझे लगता है शायद वित्त मंत्री अगर उसे देखती हैं कि टर्म इंश्योरेंस को कैसे किसी सेक्शन में लाया जा सकता है, एटीडी के दायरे में अलग सेक्शन बना के, मुझे लगता है वो तुरंत एक प्रभाव डालेगा इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने में। और दूसरी तरफ अगर हम इसका दूसरा पहलू लें इंश्योरेंस का, विच इज रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, तो शायद एन्युइटी में भी जो डबल टैक्सेशन की समस्या बहुत समय से है, शायद अगर इस पर सरकार का ध्यान जाता है और उसके लिए उचित फंड्स की व्यवस्था हो पाती है, तो उसे भी एक बजट का पार्ट बनने में इंश्योरेंस सेक्टर को और उससे जुड़े हुए पॉलिसी होल्डर को मदद मिलेगी, इंक्लूडिंग द एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और एन्युटी टैक्सेशन पे तो मैं आपसे भी तरुण सर ये जानना चाहूंगी कि इसको पेंशन प्रोडक्ट से जोड़ना कैसा रहेगा? देखिए, ये बहुत ही एक अंडरसोल्ड या ऐसी चीज है जो बात ज्यादा होती, जिक्र ज्यादा होता नहीं है इसका, और ये बहुत बड़ी नीड है। अगर आप देखें आज के क्षण में अभी कुछ 30 करोड़ लोग ऑलरेडी 50 की उम्र के ऊपर हैं, तो इस कोई भी टैक्स ब्रेक जो इस सेगमेंट को मिलता है, और ये जैसे सौरभ ने भी बोला अभी कि रिस्क ऑफ लिविंग लॉन्गर, आजकल जो कहा जाता है कि आप जितनी उम्र आपकी कमाने की है उससे शायद ज्यादा उम्र आपकी वो आप बिना कमाई के आपको अपना गुजारा करना पड़ेगा। और जैसे ही मेडिकल हेल्थ बेटर होती जा रही है, ये नीड बढ़ती जा रही है। सो इसमें कोई चीजें हैं जो पेंशन में आजकल जो हमने देखा है लास्ट 2-3 साल में, गवर्नमेंट काफी पेंशन की तरह काफी फोकस कर रही है। एनपीएस में काफी बेनिफिट्स हैं,
सिमिलरली एन्युटी में इन अ वे डबल टैक्सेशन हो जाता है, बिकॉज आप अपनी जो पैसा डालते हैं उस पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। सो ये न्यूट्रलाइज करना और इसको एटलीस्ट एक बेनिफिट एन्युटी पे आउट्स में देना, अभी जब भी आपकी एन्युटी पेमेंट होती है वो आपकी सालाना आमदनी में जुड़ जाती है। वो मेरे हिसाब से इस पे गवर्नमेंट ध्यान और दे सकती है और इस पे बेनिफिट हो सकता है। आप गवर्नमेंट चाहे तो इसको कैपिटल गेन्स की तरह देखकर टैक्स कम कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक अलग से एक टैक्स सेगमेंट दे सकती है, और काफी हमें फोकस करना चाहिए इस एरिया में, और हमें जरूरत है इस टैक्स ब्रेक की। गवर्नमेंट से भी हम काफी बार रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, देखते हैं इस बारी क्या होता है। बिल्कुल। और पटनायक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एटीडी के तहत जो टैक्स में छूट मिलती है, आपको लगता है कि इस बार वित्त मंत्री उसकी लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं? टाइम जब ये टैक्स रेट फाइनलाइज हुआ था, अभी काफी साल हो गए हैं और मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ते रहता है, तो उस हिसाब से कोई भी बढ़ोतरी है तो वो सराहनीय है। बट अभी हम तो ये आग्रह करेंगे कि थोड़ा टैक्स रेट में छूट मिले, बट बजट का सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को देख करके तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इस पर थोड़ा विचार करेंगे, यही मेरा लक्ष्य है। इंडस्ट्री भी ये चाहती है कि एटीडी के तहत जो छूट है उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि आप देखिए मेडिकल इन्फ्लेशन लगातार और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत तो हर किसी को है ना। और अगर कभी किसी के घर पे या कहीं भी कोई बीमार होता है तो तब पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसे दरअसल इसी में जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन सही है और एक्सपेक्टेशन होना है, बट वही है कि हाँ, सब वही आशा करेंगे कि सरकार इस पर जरूर विचार करेंगे, बट सरकार को बहुत सारे चीज को देखना पड़ता है, तो इसी पर थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस रहता है अभी तक। सर, सिमिलरली ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको लगता है एटीडी का दायरा बढ़ेगा इस बार? मेरा ये मानना है कि इसमें अब आपने मेडिकल की बात की है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो है वो काफी बढ़ा हुआ है हमारे देश में। इसका मतलब कि हमें इंश्योरेंस से जितना कवरेज मिलता है वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। एटलीस्ट 40 से 45% अलग अलग इसके आंकड़े आते हैं जो आउट ऑफ पॉकेट जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं या तो हम उसे दायरे में लाएं। आज तक अगर अब 1960-61 से जब से टैक्स प्रणाली बनी है और इंश्योरेंस को उसको डाला गया है, कहीं ना कहीं सर्जरी के प्रोसीजर को टैक्स से जोड़ा गया है। अब हम बहुत समय से, पिछले 20-25 साल से, 2 से ज्यादा दशक से, सर्जरी के अलावा जो एरियाज हैं जहां पर बहुत खर्चा होता है हमारे देश में देशवासियों का, उसको कैसे टैक्स नेट में ला सके इन टर्म्स ऑफ द डिडक्शन और इन टर्म्स ऑफ द रिबेट एंड सो ऑन, उस पर एक गंभीर विचार करने की जरूरत है। मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, देश का भी दुनिया का भी, और उसके दो ही तरीके, एक ये कि जो हमने 15,000 की लिमिट थी मेडिकल रिएम्बर्समेंट्स की, वो एबॉलिश कर दी थी क्योंकि उसको कोलैप्स कर दिया था, तो उसे वापस लाया जाए और उसे एक अमुक नंबर दिया जाए, 50-75 हजार, जो भी उचित लगता है। और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस या जो आपके एजिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं, ज्यादातर अभी भी इंश्योरेंस नेट में नहीं है, उसको लाने के लिए कहीं एक टैक्स का एक इम्पेटस मिलता है, उसका एक वेग आता है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो एक इंश्योरेंस से रिलेटेड सकारात्मक प्रक्रिया रही है देश, सरकार और रेगुलेटर पे, उसको क्लियरली बूस्ट मिलेगा और वो सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद होगा, उसके चलते बीमाधारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि क्या इसको वित्त मंत्री अपनी विश लिस्ट में शामिल करती हैं, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भी ये विश है कि कहीं से तो राहत मिले। इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या टैक्स छूट में राहत बेहद जरूरी है। जानेंगे और भी कि क्या कुछ है विश हमारी इस पर, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या इस बार इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो विश है वो वित्त मंत्री सुनेंगी, और आखिरकार वो विश है क्या क्या, यही जानने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। तरुण सर, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे एक बात बताइएगा
पेनिट्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस का, क्योंकि अगर आप, मैं तो रूरल एरिया तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर आप, मैं शहरों की आपको बात करती हूँ, मेट्रो सिटीज़ की आपको बात बताऊँ, अगर हम कई बार ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जिनको अगर उनके ऑफिस से इंश्योरेंस एक अच्छा खासा मिल गया है तो वो बाहर से इंश्योरेंस लेना खुद के लिए ज़रूरी समझते ही नहीं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रवृत्ति को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप एकदम सही बोल रही हैं। इसमें लेकिन थोड़ी रियलिटीज हमें ग्राउंड की समझनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर तो कस्टमर है। आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं, बाकी कस्टमर की कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि भारत की जो मीडियन एज है, मीडियन मतलब अगर आप सब पूरे भारत को एक लाइन में खड़ा कर दें तो बीच में जो एज है वो 29 साल की है, महज 29 साल की। सो 29 साल की उम्र में आजकल जब लोग शादी भी कम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी लेट ले रहे हैं, तो उस टाइम पे लोगों को शायद एक प्योर टर्म कवर का इतना डालने में उत्साह नहीं होता है। वो इमीडिएट अपनी नीड्स देख रहे होते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोडक्ट जो हो वो सिर्फ हम टर्म पे सिर्फ फोकस ना करके, पर जो प्रोडक्ट्स उनको चाहिए उसके तहत वो प्रोडक्ट्स बने। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक एक ये हम पूरी मार्केट को ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि जहां कस्टमर है आपको वही जाना पड़ेगा, जो उनको कस्टमर को चाहिए वैसा ही देना पड़ेगा। और ये हम सिर्फ भारत का नहीं देखते हैं, ये आप बड़े बड़े देशों का देख लीजिए, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। जनरली प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेविंग रैपर्स जो होते हैं वही बेस्ट रहता है। सो एक तो प्रोडक्ट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। दूसरा अवेयरनेस कि ये इंपॉर्टेंट है, और मतलब बातचीत हो इंश्योरेंस की और लोग समझें कि कितना ये इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए, उनकी उम्र, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड करने के लिए मार्केटिंग, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझता हूँ, ये लास्ट 6 महीने में खासकर मेरे जो जहन में आई है कि वर्नैक्युलराइजेशन। हमें लगता है कि सब इंग्लिश ही समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस में और अवेयरनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो जार्गन है वो सिंप्लीफाई करना, प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना, ये बहुत ही महज एक चीज़ है। बिकॉज जब तक लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, जब तक लोग समझेंगे नहीं कि ये चीज़ है क्या, तो वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। अगर आप देखिए सबसे जो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अवेयरनेस की तो कमी दिखती है। और सौरभ सर, इसमें सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताती हूँ एक अनुभव से, कि लोगों को ये लगता है कि एक टर्म प्लान या इंश्योरेंस लेना भी इन्वेस्टमेंट है। ये उनके लिए कितना ज़रूरी है, इस बात को वो, जैसे एनवीटी की भी हम बात कर रहे थे तो हम उसके टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसकी बात कर रहे थे कि इसको एक प्रोडक्ट के तौर पर जोड़ा जाए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही आपको खुद भी समझना होगा, शायद गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होंगे। सौरभ सर। धन्यवाद स्मिता, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को दिसंबर जनवरी से मार्च तक का जो प्रोडक्ट बनाने की एक परंपरा सी रही है, और उसके चलते उस टैक्स के रिबेट के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं गलत मूल्यांकन है इंश्योरेंस को देखने का। इंश्योरेंस हमें जीने की स्वतंत्रता देती है, आज़ादी देती है। अगर हम छोटी एज के हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क होती है कि ब्रेड विनिंग ईयर्स जो हैं उसमें अचानक से ब्रेड विनर ना हट जाए। और उसके बाद अगर बड़ी एज होती है तो आपका लाइफस्टाइल एक जगह तक, स्मिता, जब हम पहुंच गए हैं, उसको एकदम से छोड़ देना क्योंकि आपकी तनख्वाह आनी बंद हो गई है या रिटायरमेंट एज आ गई है, वो शायद एक ह्यूमन नेचर के, मनुष्य की प्रकृति के भी विपरीत है। तो उसके लाइफस्टाइल को कैसे सस्टेन किया जाए, वहां पर आपके एनवीटी प्रोडक्ट्स काम आते हैं। और मुझे लगता है इसको इस तरह से अगर देखा जाए, रिस्क ऑफ लिविंग लॉन्ग या डाइंग अर्ली को एक तरह से, और उस दौरान बीच में अगर हम इसे धागे की तरह देखें, किस तरह से स्वास्थ्य को लेके कभी कोई अचानक से खर्चा हो रहा है तो कैसे एक बीमा का कवर उसको मदद कर सके। इन तीनों मुद्दों पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को हमारे डीएनए तक जाने की जरूरत है, इंश्योरेंस को हमारे लाइफलाइन तक जाने की जरूरत है, टैक्स लेवल पर भी, इन्वेस्टमेंट लेवल पर भी, प्रोटेक्शन लेवल पर भी और सेविंग्स लेवल पर भी। जैसा तरुण ने बताया
कि प्रोटेक्शन एक तरीका है, इसे प्योर टर्म की तरह देखा जा सकता है। दूसरा तरीका है कि आप हमें जिंदगी की किसी जरूरत के साथ, इसे नीड बेस्ड अप्रोच कहते हैं इंश्योरेंस की, वैसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल और इस पर काफी अभी तक काम हुआ है, लेकिन बहुत हद तक बाकी है। सरकार से भी इसमें अगर मदद मिलती है तो निश्चित रूप से 2 और 2 5 होगा। बिल्कुल। और पटनायक सर, मैं अब जो बात आपसे जो सवाल पूछने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि ये एक बिजनेस एंकर के तौर पर शायद ये सवाल आपको वाजिब ना लगे, वो ये कि सिर्फ घोषणाओं में इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए कि चुनावी घोषणा अगर कर रहे हैं तो वहां पर बता दिया कि इतना इंश्योरेंस कवरेज आपको दे देंगे, या फिर बजट में अगर आपने बहुत सारी लंबी लंबी बातें कर दी और फिर ग्राउंड लेवल पे वो है ही नहीं, जैसा मैंने आपको आयुष्मान की एक अपनी निजी अनुभव से आपको बताया था। आपको नहीं लगता कि इसको एक बहुत बुनियादी तौर पर बजट हो या फिर वैसे भी सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए इंश्योरेंस को लेकर? सर स्मिता जी, मैं आपका बात पर सहमत हूँ। और जैसे तरुण जी और सौरभ जी ने अभी अभी जस्ट उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिए कि बहुत सारे चीज जाता है एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट में, क्योंकि सरकार ने अपने तरफ से पहले से इनकम टैक्स में छूट दिए थे, अभी जीएसटी में छूट दिए, और सरकार की तरफ से जो जी रेगुलेशन में भी बदलाव लाना है, एक्ट में बदलाव लाना है, सरकार कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस का प्रचार और प्रसार और वो पूरा गांव में फैले। बट अब देखेंगे कि बहुत समय लगता है कि लोग इंश्योरेंस नहीं करते हैं, बट जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में हर साल जो इंडिविजुअल लोग पॉलिसी करते हैं, सारे कंपनी मिल करके लगभग 3 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसी करते हैं। सो 3 करोड़ एक साइजेबल नंबर भी होता है। तो उसके साथ ग्रुप इंश्योरेंस में और कई करोड़ों भी जुड़ जाते हैं। तो आज अगर देखेंगे कि इंडिया में जैसे पहले अगर 20-25 साल पहले या उससे पहले भी देखेंगे कि कहीं पर एक डेथ होने पर बहुत सारे फैमिली डिस्ट्रेस हो जाते हैं। आजकल अगर कहीं डेथ होता है तो कुछ ना कुछ लाइफ इंश्योरेंस का पैसा वहां पर मिल जाता है। PMJJBY में भी काफी लोग हैं ना जो लेकिन सर अब क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत हाँ, कम है तो इसलिए शो को समेटने का समय हो गया। मैं आखिरी हाँ, मेरा कहना है कि इंश्योरेंस का मार्केट है, इंश्योरेंस को लोग देते हैं, बट इंश्योरेंस इतना ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं रहता है कि हम इतने लोगों को कवरेज किए हैं। और इंश्योरेंस का एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इंश्योरेंस जैसा हमने अभी तरुण जी ने बोले कि टर्म इंश्योरेंस तो एक होना चाहिए, एक लोगों को सेविंग्स चाहिए। वर्ल्ड ओवर क्या होता है कि सेविंग्स के साथ इंश्योरेंस को जोड़ना चाहते हैं, कभी एक मार्केट लिंक ड्यूली पॉलिसी करना चाहते हैं, हाँ। कभी कोई सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म सेविंग्स में ध्यान देते हैं, एन्युटीज प्लान देते हैं। तो ऐसा बहुत सारे इंश्योरेंस का अलग अलग पहलू में होता है। एक कभी कभी यंग लोगों में 2 तरह का है, बहुत यंग लोग बहुत रेस्पॉन्सिबल है और बहुत पॉलिसी लेते हैं। कभी कभी कुछ यंग लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सर, और इसीलिए जरूरी ये है, जरूरी नहीं है बल्कि ऑन अ वेरी लाइटर नोट में ये कहना चाहूंगी कि अगर लोगों का भी चालान कटने लगे इंश्योरेंस फेल होने में तो शायद लोग भी वैसे ही इंश्योरेंस कराने लगे जैसा अपना व्हीकल का कराते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे इतनी अच्छी बात करने के लिए। तरुण सर आपका भी थैंक यू सो मच। सौरभ सर थैंक यू सो मच, एंड BC पटनायक सर थैंक यू सो मच हमसे अपने इतने अच्छे इंसाइट शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।